वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स चॉइस करंट अफेयर्स सागा के पार्ट नंबर 10 में। ये है करंट अफेयर्स यूपीएससी 2027, बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए। और आज तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि ये है जियोपॉलिटिक्स स्पेशल, जो कि मेरा ऑप्शनल है। और इसको बहुत ही डीप तरीके से हम आज जाने वाले हैं। और एक और चीज़ कि आपको पता है ना कि मैंने ये पहले ही बता दिया था कि टोटल जो 10 पार्ट्स होने के बाद हम इसका मैराथन करेंगे। कल नहीं, परसों होगा थ्योरी का मैराथन। जितना भी हमने किया है यूपीएससी के लिए जो करंट अफेयर्स, तो उनकी सभी थ्योरी को हम कवर करेंगे एक ही शॉट में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व हुआ। यूएस ने क्या किया, किसको, वेनेजुएला में घुस के उसके प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो को कैद कर लिया था, उठा के ले गए थे वहाँ से। उसी को पढ़ना है। क्या ये इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। क्यों? क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे क्या, यूएन का चार्टर पढ़ना है, हमें सॉवरेनिटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, उसके रूल्स को पढ़ना है, ओपेक के बारे में पढ़ना है, तेल की क्राइसिस जो हो गया, ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है यूनिलैटरलिज्म और मल्टी लैटरलिज्म के बारे में, ठीक है, उसके बाद लेजिटिमेसी क्या होती है, नार्को टेररिज्म क्या होता है, इंडिया की स्ट्रेटेजी कैसे डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक रहा है इसके बीच में, ठीक है, सिक्योरिटी जो डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है, और ग्लोबल ऑर्डर किस तरीके से डिस्टर्ब हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इसको मिस मत करना, ठीक है, इसके बिल्कुल मत करना, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या है ये आर्टिकल। तो जैसे कि आपको पता है कि ऑपरेशनल एब्सोल्यूट रिजॉल्व हुआ। यूएस ने क्या किया, निकोलस, प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, कौन, निकोलस मडूरो को पकड़ के ले गए उठा के, ठीक है, अजीब सा नाम है बड़ा, ठीक। और क्या कह के पकड़ के ले गए कि ये जो है वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है, ये वेनेजुएला है, ये हमारे देश में नार्को टेररिज्म फैला रहा है। इसका मतलब क्या होता है, पहले उससे पहले ये समझो कि एक होता है यूएन का चार्टर, आर्टिकल नंबर 2 का क्लॉज नंबर 4 क्या कहता है कि कोई भी देश, ठीक है, यूएन का चार्टर कहता है कि कोई भी देश दूसरे देश की सॉवरेनिटी नहीं छीन सकता, ठीक है, उस पर कॉलोनी नहीं बसा सकता, उस पर अटैक नहीं कर सकता, ठीक है, ये चीज़ कहता है। तो इसी के तहत यूएस ने ये जस्टिफिकेशन दिया कि जो वेनेजुएला है वो हमारे देश में, ठीक है, आर्मी तो नहीं लेकिन क्या इनडायरेक्टली हमला ही कर रहा है, क्या बेच के, नार्को चीज़ें, मतलब ड्रग्स की चीज़ें, ड्रग्स पहुंचा रहा है बड़े मात्रा में, जिसकी वजह से हमारे इधर के लोग जो है नशेड़ी हो रहे हैं। वो तो शुरुआत से ही थे, ठीक है, नशेड़ी हो गए हैं, ठीक है, नशे में धुत रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा यूथ की जो प्रोडक्टिविटी गिर रही है, हमारा देश खतरे में पड़ रहा है। और इसीलिए हम उस पर क्या कर रहे हैं, उसको कैद करके ला रहे हैं, उसके प्रेसिडेंट को, और उसको थोड़ी ट्रीटमेंट देंगे तब जाके वो सुधरेगा। ये कहना था यूएस का। लेकिन आपको पता है एक्चुअल रीज़न क्या है? एक्चुअल रीज़न है एनर्जी इंटरेस्ट। जहाँ तेल वहाँ ये आदमी पहुँच जाएगा, ठीक। तो वेनेजुएला जो है, आपको ध्यान रखना है, वो ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ओपेक में। दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल यही प्रोड्यूस करता है। तो क्यों नहीं इसका इंटरेस्ट पहुंचेगा अमेरिका का? कितना 17% ग्लोबल रिजर्व्स है, ठीक है, ऑयल का, किसके पास, वेनेजुएला के पास। इसीलिए वो अपना इंटरेस्ट, एनर्जी इंटरेस्ट की वजह से वहाँ पर उसने उसे हमला किया और उसको उठा के लाए। ये जो कह रहा है कि हमारा जो नार्को वार्को, ये सब झूठ है, कुछ नहीं है, ठीक। अब रिटेलिएशन आएगा, ठीक है, रिटेलिएशन के नाम पे जवाबदाही आई, कुछ नहीं, जवाब दिया गया और कुछ नहीं किया गया। वेनेजुएला की तरफ कर ही क्या सकता है, उसने शुरुआत से सोचा ही नहीं कभी अपनी मिलिट्री भी बनाए, ठीक। तो होता क्या है, आपको की कंसर्न पढ़ना है पहले कि प्रॉब्लम क्या हुई, कि अब ये किसके पर्सपेक्टिव से देखना है हमें, वेनेजुएला के। वेनेजुएला ने बोला, वो सेम आर्टिकल उस पर भी थोप दिया कि यूएन चार्टर आर्टिकल नंबर 2 के क्लॉज नंबर 4 का मतलब उल्लंघन है ये। क्यों? उसने, वो कह रहा है कि हम वो नार्को भेज रहा है हमारे देश में, और वेनेजुएला कह रहा है कि वो तो हमारे पर सीधा हमला कर रहा है। तो दोनों एक ही क्लॉज एक दूसरे पे थोप रहे हैं। ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। इससे इंडिपेंडेंस छिन रही है, ठीक है, वेनेजुएला की। अब या एक देखना है, सॉवरेनिटी वाली प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, जो एग्जिस्टेंट है, एक देश का एग्जिस्टेंस है, वो छीनने की बात आ जाती है यहाँ। और जो नार्को टेररिज्म के नाम पे उस पर जो हमला किया गया, वो बिल्कुल यूनिलेटरली मिलिट्री वाला वो था, मतलब एक्शन था। इसका मतलब ये है कि किसी यूएन से अमेरिका ने चर्चा नहीं किया, ठीक है। एक होता है मल्टी, मैंने ये दिखाया था ना, एक होता है मल्टी लेटरलिज्म, एक होता है आपका यूनिलेटरलिज्म, ठीक है। अब यूएस ने किसी से चर्चा नहीं किया, वो खुद अपने ही मन मुताबिक, जैसे कि इराक वाला जो सिस्टम था, यूएस ने क्या किया था उस टाइम पे, सभी को इकट्ठा किया था और तब जाके हमला किया था। लेकिन इसमें क्या किया, खुद ही अपने दिमाग से, ठीक है, यूनिलेटरल मिलिट्री खड़ी की, अपनी मिलिट्री खड़ी की और अटैक कर दिया उस पर। तो ये तो गलत बात है ना, आप कैसे कर सकते हो ये सब चीज़ें। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ओपेक का, वेनेजुएला इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ओपेक, ठीक है, कुछ फैक्ट्स है इससे रिलेटेड, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा रिजर्व रखता है ऑयल का, ये मैंने बता दिया। और ये क्या है, अगर वेनेजुएला पे इम्पैक्ट आता है तो ग्लोबल मार्केट बहुत बुरी तरह से क्या हो जाएगा, इंटरप्ट करेगा, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाएगा वो। चलिए
तो इंडिया का पर्सपेक्टिव देखना है हमें, बहुत ज़रूरी है। एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, इस पॉइंट में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि एनर्जी क्राइसिस वेनेजुएला में हुआ, ठीक है, लेकिन इंडिया पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इंडिया ने पहले ही उस रिड्यूस कर दिया था वेनेजुएला से अपना क्या जो डिपेंडेंस है, ठीक है, इतना डिपेंडेंस था भी नहीं पहले। अभी कितना है? केवल 1% हम अपना जो 100 में से केवल 1% ही वेनेजुएला से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो हमें इतना कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं, लेकिन ग्लोबल चेन तो डिस्टर्ब हुआ। जब ग्लोबल चेन डिस्टर्ब होगा तो महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ देखो डिप्लोमेटिक, ये हमारा हमेशा ऐसा ही रहा कि डिप्लोमेटिक रेस्ट्रेंट, कि हम कुछ नहीं बीच में नहीं बोलेंगे, उनका अपना मुद्दा है, सॉवरेन स्टेट है, तो वो हमारा शुरुआत से रहा है। आपको क्या लगता है कि इंडिया बार बार जो ये चीज़ करता है, न्यूट्रल रहता है, तो क्या ये ठीक है? ठीक है, क्योंकि हम तो सुपर पावर बनना चाहते हैं, तो बार बार शांत रहना, कहीं कोई गुंडागर्दी कर रहा है तो उसमें आवाज़ नहीं उठा सकते। जैसे चाइना तो सीधा बोल देता है कि आप गलत कर रहे हो, ठीक। चलिए तो टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन पे। सुबह की शुरुआत ही हम मेन से करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्टेक्स्ट और इस तरीके से बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। एग्जामिन करना है लीगैलिटी, लेजिटिमेसी एंड क्या ऑपरेशन था, और एनालाइज करना है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और एनर्जी सिक्योरिटी को, ठीक है। तो इसमें मैंने हिंट दे रखा है किस तरीके से आप लिख सकते हो। सबसे पहले यही बताना है कि क्या है ऑपरेशन, यूएस ने क्या नार्को टेररिज्म वाला अपना वो तर्क रखा था, ठीक है, कौन सा चार्टर यूज़ किया और उधर से क्या रिटेलिएशन आया, वो चीज़ आपको क्लियर करनी है। जब ये होगा तो फिर आपको बताना है कि एक्चुअल मोटिव क्या था, एनालाइज करना है क्यों ओपेक में मतलब जो है वेनेजुएला का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। उसके बाद क्या है ऐसा ऑयल से, मतलब ऑयल से रिलेटेड आपको एक्सप्लेन करना है कि, और ये इंटरेस्ट किसका, यूएस का इंटरेस्ट वेनेजुएला में क्यों है। तो ये क्यों का आंसर आपको सेकंड में देखने को मिलेगा, ठीक, मतलब देना होगा। उसके बाद थर्ड में आपको देना पड़ेगा अगर ऐसा चीज़ होगा तो इसमें क्या ग्लोबल ऑर्डर किस तरीके से डिस्टर्ब होगा, ठीक है, और इंटरनेशनल लॉज क्या कहता है, ये आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और थर्ड फोर्थ वाले पैराग्राफ में आप किस तरीके से इंडिया का, ठीक है, पॉलिसी आप शो कर सकते हो कि इंडिया ने कौन सा क्या न्यूट्रल वाली पॉलिसी अपनाई, ठीक है। फिर नहीं बोलूँगा मैं किसी इनके बीच में, क्योंकि उनका सॉवरेन वाले मुद्दे हैं। और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बताना है कि किस तरीके से इंडिया ने जो डिपेंडेंसी कम कर दी है, जिसकी वजह से हम ना क्राइसिस से बच गए, मतलब, ठीक है, हमारे मतलब हमें बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता अगर यही चीज़ किस में देखने के लिए मिलती है, जैसे ईरान में जो चीज़ हुई, ठीक है, और कोई यूएई में अगर ये सब चीज़ होती तो कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया के प्रति। लेकिन अभी इतना नहीं देखने को मिला क्योंकि हमने डिपेंडेंसी कम कर दी थी। तो वही चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है। और लास्ट में हमेशा जब कंक्लूड कर रहे होते हैं तो आपको ये अपनी तरीके से बता देनी है कि किस तरीके से लीगल प्रिंसिपल्स क्या कहता है, एक्चुअल में जो मोरालिटी जो होती है वो किस तरीके से इन पे काम करती है, ठीक है, जो लॉज है उसके हिसाब से आपकी नज़रिए के हिसाब से क्या रहना चाहिए सिनेरियो, क्या रियलिस्टिक अप्रोच रहना चाहिए, और किस तरीके से हम यूएस को रोक सकते हैं उसके जो एक्सपेंशन वाली जो पॉलिसी उसने अपना रखी है। नेक्स्ट है अपना आर्कटिक एलॉर। एलॉर का मतलब होता है लुभाना। ये जो तोते की शक्ल का इंसान नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप पगला गया, पता है। जैसे ही वेनेजुएला पे अटैक हुआ उसके अगले सुबह उठ के क्या कहता है कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, उस पर इंटरेस्ट जताता है। क्यों जताता है? बोलता है मुझे गोल्डन डोम बनाना है। ये क्या होता है देखो, बोल रहा है कि दिस इज़ अ मैरीटाइम चेक पॉइंट, ठीक है, ये एक चेक पॉइंट है, कहाँ पड़ता है, आर्कटिक रीजन में पड़ता है, ठीक है। वो एक चेक पॉइंट है जहाँ पे जिसे क्लोज है बहुत, रशिया बहुत क्लोज है, और अगर रशिया उस पर कब्ज़ा जमा लेगा तो वहाँ से ना वो नाटो कंट्रीज़ पे नज़र रख सकता है, हम पे हमला कर सकता है। तो हमारा जो गोल्डन डोम है, गोल्डन डोम क्या है, देखो गोल्डन डोम ये है, मैं दिखाता हूँ इस तरीके से। हाँ, एक है ना जहाँ जो यूएस है, यूएस का एरिया है, उसके आसपास जहाँ भी नाटो देश हैं, यूएस का देश है, यूरोपियन यूनियन है, तो उसके आसपास एक डोम बना लेना है ताकि ये चाइना को उसको बाहर रख सके, ठीक है, उस किसको, रशिया को बाहर रख सके और अपने को सेफ कर सके, ठीक है, ठीक है। ये इन कंट्री को सेव करना है, सेव कुछ नहीं करना, ये एनर्जी के पीछे पागल है और कुछ नहीं। तो इसीलिए इसने क्या बोला, मुझे अब ग्रीनलैंड चाहिए, ठीक है, ताकि रशिया का इन्फ्लुएंस वहाँ पर ख़त्म कर सकूँ, ये चीज़, ठीक। चलिए, तो असली इंटरेस्ट क्या है उससे पहले ये बताओ कि ग्रीनलैंड को ग्रीनलैंड क्यों कहते हैं। है तो ये पूरा का पूरा आइस से ढका हुआ है, ठीक है, और आइसलैंड जो है वो पूरा हरियाली से ढका हुआ है। ऐसा क्यों? तो इसकी पीछे एक कहानी है। जो सेलर्स हुआ करते थे ना उस टाइम पे, वो दूसरों को बहकाने के लिए बोलते थे कि मैं ग्रीनलैंड पे हूँ, लेकिन होते थे वो आइसलैंड पे, और कुछ कहते थे मैं आइसलैंड पे, होते थे ग्रीनलैंड पे। तो एक दूसरे को ना मतलब वो कंफ्यूज करने के लिए करते थे ताकि एक दूसरे के रिसोर्सेज को कब्जा कर सके। तो
रियल इसका मकसद ये है कि ग्रीनलैंड पे क्या मिलता है, क्रिटिकल मिनरल्स। तेल तो मिलता नहीं है यहाँ पे, क्रिटिकल मिनरल्स कौन से मिलते हैं, जैसे कि जो डिफेंस बनाने वाले वो चीज़, ठीक है। ग्रीन टेक से रिलेटेड मिनरल्स देखने में देखना कि ग्रीन टेक और डिफेंस से रिलेटेड, उसके साथ साथ आपको मेटालिक नोड्यूल्स देखने के लिए मिलता है, जो मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। ये 3 ध्यान रखना है। और क्या है फिर प्रॉब्लम ये है कि फिर से बात वहीं आ जाती है, कौन सा, आर्टिकल 2 का क्लॉज नंबर 4 ऑफ यूएन चार्टर का उल्लंघन है, किसी की सॉवरेनिटी पे हमला है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड जो है वो पूरी तरीके से लगभग 50% डिपेंडेंट है, उसका बजट जो है डिसाइड करता है, ये उसको कवर करके देता है, डेनमार्क देता है, तो ठीक है। उसके माइनिंग, ये अपने माइनिंग पे चल रहा है ग्रीनलैंड जो है, और इसको बहुत अच्छे से रख भी रहा है डेनमार्क, ठीक है, बहुत है, ठीक है, लाड़ प्यार से रख रहा है। अब यूएस चाहता है उसको आके, है ना, मतलब पूरा कब्जा कर लेने पे, वो बस नाम पे कि हम वो बनाएंगे, गोल्डन डोम बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएगा, वो तेल का प्यासा है, इसके 1 लीटर तेल पिला दो, उस पर माचिस छिड़क दो, बस बात खत्म है, ठीक। इंडिया का आर्कटिक पॉलिसी आपको देखना ज़रूरी है। आर्कटिक की बात कर रहे हैं तो उसको देख लेते हैं। तो वहाँ पर हमने क्या खड़ा कर दिया है, हिमाद्री स्टेशन, हिमाद्री स्टेशन, ठीक है, स्वेलबैर्ड नाम से वहाँ पर एक रीजन पड़ता है वहाँ, ठीक है। ये करता क्या है, वहाँ पर वही साइंटिफिक स्टडी करता है वहाँ पे, क्योंकि याद रखना कि जो आर्कटिक रीजन्स हैं और अंटार्कटिक रीजन है, यहाँ पर किसी का भी कब्जा बिल्कुल मना है, ठीक है, कब्जा नहीं कर सकता, सपोर्ट कर सकता है, इसी तरीके से डेनमार्क सपोर्ट करता है, ठीक है। चलिए, तो जो गोल्डन डोम है इसको मैंने बता दिया क्या है, कि ट्रम्प आर्ग्यू करता है ग्रीनलैंड इज़ एसेंशियल फॉर ओनरशिप फॉर गोल्डन डोम, ठीक है। अगर ग्रीनलैंड मिलेगा तभी हम गोल्डन डोम बना सकेंगे, ताकि यूएस रशिया और चाइना के जो थ्रेट्स को उसको ख़त्म कर सके आर्कटिक रीजन में, ये है। लेकिन डेनमार्क का रिस्पॉन्स आया, जिसके छत्र छाया में ग्रीनलैंड जी रहा है, ठीक है, वो तो बोलेगा ना। तो डेनमार्क ने क्या बोला, अबे तुम सठिया गए हो, एब्सर्ड बोला। क्यों बोला? उसने कहा कि देखो मैं खुद नाटो का अलायंस हूँ, ठीक है। नाटो जो कब बना था, 1949 में बना था वाशिंगटन में, तो इसका मेंबर है डेनमार्क, यूएस भी उसका मेंबर है। हम आपस में लड़ेंगे तो कैसे चलेगा। और एक क्लॉज कहता है, एक क्लॉज है किसका, नाटो का, कि अगर एक देश पे हमला होगा, ठीक है, नाटो के, तो सब उस पर हमला करेंगे। अब आपस में लड़ जाओगे तो कौन किस पे हमला करेगा, एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे क्या। तो वही चीज़ इसने बोला कि ये है ना बुढ़ा सठिया गया है, इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा, तो यही है, ठीक है। चलिए, आर्टिकल क्लियर हो गया। तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस अब मैं थोड़ा ना हार्ड रखूँगा, ठीक, बहुत ही इजी क्वेश्चंस कर लिए स्टैंडर्ड को और रेज करते हैं। तो ग्रीनलैंड इज़ अ इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री एंड इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक विद डेनमार्क। पहले तो यही गलत हो गया ये, ठीक है, कि नॉट क्यों नहीं लिंक है, डेनमार्क की तो उसके छत्र छाया, मतलब डेनमार्क की छत्र छाया में तो जी रहा है ये, ठीक। और क्या बोला इसने कि अगर चलो ये नहीं भी दिया हो तो मैं यहाँ देखता है, ग्रीनलैंड इज़ अ इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री, नहीं, इट इज़ अ ऑटोनोमस कंट्री, ऑटोनोमस पार्ट कह सकते हो, टेरिटरी कह सकते हो, किसका, डेनमार्क का, ये रहा, ठीक, क्लियर हुआ ये चीज़। तो पहला वाला हमारा गलत हो गया, काटो, तो पहला गलत हो गया, तो ये गलत है और ये गलत है, 2 बच गए हैं, देखते हैं, चल जा। नेक्स्ट है, ग्रीनलैंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अराइज पार्शली ड्यू टू द लोकेशन नियर द की मैरिटाइम रूट्स। चलिए मैप देखते हैं तो समझ आएगा। तो जो ग्रीनलैंड है ना, बहुत ही पास है किसके, रशिया, तो इस पर नज़र रखने के लिए, इसीलिए तो चाहता है कि अमेरिका यहाँ पर आके है ना कब्जा कर ले, तो ये बिल्कुल पास में रहेंगे ना, बातचीत करेंगे आपस में, ठीक। उसके बाद, ठीक है, उसकी ये इधर कनाडा, ये यूएस वाला साइड पड़ गया, ठीक है। नीचे अटलांटिक ओशन है, इस पर है ना नज़र रख सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हो गया आपका रूट भी हो गया एक तरीके का, ठीक है, मैरिटाइम रूट। तो यही बोल रहा है, ग्रीनलैंड इज अ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट अराइज ड्यू टू द इट्स लोकेशन नियर द मैरिटाइम रूट्स यूज फॉर द मॉनिटरिंग रशियन नेवल। ये बात सही है। एक्टिविटीज़ इन नॉर्थ अटलांटिक, अभी हम पढ़ रहे हैं आर्कटिक, तो नॉर्थ अटलांटिक का यही दोनों तो साइड पढ़ रहा है, इसका नीचे वाला मुँह पढ़ रहा है नॉर्थ अटलांटिक, ऊपर वाला मुँह पढ़ रहा है आर्कटिक, और ऊपर वाले में नज़र रखने की क्या जरूरत है, वहाँ तो पेंगुइन रहते हैं। वैसे रख लो, रह के पता नहीं पहाड़ चढ़ने लगता है, ठीक। तो सेकंड ठीक है, तो इसमें सेकंड ठीक, चल ठीक है। इंडिया का हिमाद्री स्टेशन रिसर्च कहाँ पर है, ग्रीनलैंड में है, एंड फोकस मेनली क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स पे है। देखो इसको एक पॉइंट के लिए मैं मान सकता हूँ, चलो ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन के लिए किया होगा, ठीक। लेकिन एक्चुअली में वो साइंटिफिक स्टडी के लिए गए हैं, तो चलिए एक मान लेते हैं, ठीक है। ग्रीनलैंड में क्या लोकेटेड है, बिल्कुल गलत। हिमाद्री जो है मैंने अभी बताया था, वो ग्रीनलैंड में नहीं है, वो कहाँ पड़ता है, वो आपको पड़ता है स्वेलबर्ड में पड़ता है, ठीक है। ये कहाँ है, ये नॉर्वे में पड़ता है, ठीक है, नॉर्वे वाले रीजन में पड़ता है, ये भी आपका आर्कटिक एरियाज़ में है, ठीक। चलो, तो ये भी गलत हो गया, तो थर्ड गलत है, तो आपका थर्ड गलत है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये तो पहले से गलत हो गया, तो ये आपका 1 और 2 और 4 ही आना चाहिए। देख लेते हैं ज़रा फोर्थ को।
रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल मिनरल डिपॉजिट इन ग्रीनलैंड आर कंसिडर्ड स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट फॉर द ग्रीन टेक्नोलॉजीज एंड द डिफेंस इंडस्ट्री। तो सही है, तो इसका आंसर आ गया हमारा ए। चलिए, मज़ा आया। ओके, पिछले 3 महीने से तो सुन ही रहे होगे, ठीक है, ईरान यूएस की लड़ाई चली न्यूज़ में, तो ना मतलब बना के रखा, क्या नाम है इसका, अंजना त्रिपाठी है ना, बम गिरा दिए ये, मतलब एक तो वो नव भारत टीवी नहीं है, देख कभी कभी ऑन कर रहा हूँ उसको, पागल हो गए, हमेशा सायरन बजाते रहते हैं, इसने ये बम गिरा दिया, ये आएगा भाई पेपर में हटाओ, ये जनता के मुद्दे ये हैं, कोई पूछेगा उनसे। और चलो, उन्होंने जितना बताया मैं आपको 5 मिनट में उससे ज़्यादा बता देता हूँ। होता क्या है ना, सबसे पहले ये समझो कि क्यों हुई लड़ाई। ईरान की हालत अभी ना वैसी ही है जैसी इंडिया की थी 1970s के टाइम पे, ठीक है। इंडिया बनाना चाहता था न्यूक्लियर बॉम्ब, और बाद में 1974 में प्रैक्टिस भी किया था, 74 में, ठीक है, क्या कहते हैं उसे, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, ये चीज़। अब छुप छुप के इंडिया ने वो बनाया। पोखरान मूवी देखी, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया किस तरीके से इंडिया ने छुप छुप के न्यूक्लियर बॉम्ब प्रैक्टिस किया था बनाने की, ठीक है, 2 डेटोनेटर से फोड़ा था। अब होता क्या है, ईरान भी सेम टैक्टिक्स यूज़ करके छुप छुप के बनाना चाहता है न्यूक्लियर। अब न्यूक्लियर बनता कैसे है, देखो, जो न्यूक्लियर प्लांट होता है ना, न्यूक्लियर प्लांट, ये लग नहीं रहा है, ठीक है, मान लो, ठीक, जो न्यूक्लियर प्लांट होता है उसमें इनरिचमेंट्स होती हैं, ठीक है। इनरिचमेंट्स कैसे, ठीक, जो यूरेनियम का यूज़ करके, अगर मान लो 0 से 100 तक का ना एक रेंज होता है, ठीक है। अगर उसने 20% किया तो बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी। किस में यूज़ होती है इस एनर्जी की, एक क्लीन एनर्जी होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। इसी तरीके से 30, 40, 50 तक तो एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। उसके ऊपर जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, पावरफुल होने लगती है। अब वो, ठीक है, उसको स्टोर करते करते एक पॉइंट आता है, अगर वो 100 तक इन्रिचमेंट कर ले तो क्या हो सकता है, तो वो बन सकता है एक न्यूक्लियर बॉम्ब। जो एनर्जी अब इलेक्ट्रिसिटी में बनाई जा रही थी, अगर 100% इन्रिचमेंट होता है तो वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही चाहता है ईरान बनाना, लेकिन यूएस उसको 100% इन्रिचमेंट करने नहीं देता, ठीक है। जब भी ईरान 30-40% से ऊपर जाता है, यूएस क्या करता है, अपने बॉम्बर से उस पर बॉम्ब गिरा के उस एरिया को तबाह कर देता है। यही चीज़ बार बार यूएस कर रहा है। ओके, अब समझ आया कि इन दोनों के बीच में क्या नोचा नाची चल रही है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो कि ये मैरीटाइम चेक पॉइंट है, क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स। लड़ तो रहे, तुम लड़ो ना यार, एक दूसरे के कपड़े फाड़ दो, कहीं है ना कोने में एक पार्क में जाओ, अच्छे से लड़ लो, लेकिन तुमने तो रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, बताओ, ठीक है। 40% इंडिया का तेल वहीं से आता है, इसी रास्ते आता है, तुम्हें समझ नहीं आ रही। अब ऊपर से ईरान क्या है, अब लड़ नहीं पा रहा है तो क्या करता है कि जितने भी शिप्स हैं उसको तबाह करने शुरू कर देता है, ठीक है, मारना शुरू कर देता है। अब अभी इंडिया से बातचीत चली तब जाके रुका, ठीक है, चलो नहीं फोड़ रहे आपके शिप को। और इंडिया ने क्या दिया था, इंश्योरेंस दिया था शिप को, ठीक है, अपने 13,000 करोड़ का बजट निकाला था कि अगर हमारे इंडिया में आ रहे शिप पे कोई हमला होता है तो हम अपने जेब से पैसा देंगे, हाँ, हमारा टैक्स का पैसा यही करो तुम लोग, ठीक। चलो, तो रीसेंट एक्सेलेशन होता है, ठीक है, उसकी वजह से बहुत क्राइसिस देखने के लिए मिलता है। ये मैप ध्यान से देख लेना, और क्या देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार लो, ठीक। होता क्या है कि इंडिया ने ईरान के साथ बनाया चाबहार पोर्ट, ठीक है, वो बंदर वाला मीम नहीं, ये सर पकड़ के बैठ जाता है, वही हो गया हमारे साथ कि चाबहार पोर्ट बनाया। जैसे कि चाइना ने, ये रहा इंडिया, ये रहा श्रीलंका, चाइना ने इस ऊपर वाले पार्ट में, जिससे ये जो पड़ता है हम्बनटोटा पोर्ट, इस पर कब्जा कर लिया 99 साल के लिए, ठीक है। इसी तरीके से इंडिया ने कब्जा नहीं किया, लेकिन 10 साल का एग्रीमेंट किया, वहाँ का शाहिद बहस्ती टर्मिनल को अपने अंडर कर लिया, एक पोर्ट को। वह क्यों कर लिया, क्योंकि वहाँ से इंडिया क्या करना था, मॉस्को तक कनेक्ट करना था। ये पार्ट होने वाला था INSTC का, ठीक है, द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का, ठीक है। कैसे, जो मुंबई से जाएगा ईरान, यही वाला आपका पोर्ट, ठीक है, शाही बस्ती वाला, और वहाँ से मॉस्को जाएगा, ये हमारा प्लान था, ठीक है, जाने का। लेकिन क्या किया इसने, लड़ गए आपस में, बताओ, अभी पूरा रास्ता हो गया बंद, और इससे इंडिया का हो रहा है बहुत नुकसान। और ऊपर से एक तो इतना नुकसान सहो, और इन लोग, ठीक है, चलो जो काम करने का ये समझ आता है, ठीक है, उनको वापस बचा के लाना है। अब ये स्टूडेंट्स का क्या है भाई, चलो ठीक है यार, बहुत सारे देश हैं ये पहुंच जाते हैं, ईरान पहुंच गए, देखो, ठीक है, जब उनको पता है 1 साल से, 1 साल के 3-4 साल से वहाँ पर हालत ख़राब है, रिजीम सही से चल नहीं रही है, ठीक है, चाहे मतलब उनका इंटेंशन ठीक हो ईरान का, लेकिन फिर भी वहीं पढ़ना है जाके, क्यों, ठीक है। अगर अफ्रीका के जंगलों में भी लड़ाई होगी ना, देखना, वहाँ भी हमें मतलब कोई मिशन निकालना पड़ेगा कि वहाँ भी हमारे कोई स्टूडेंट पढ़ने गए हैं, कहीं भी मिल जाते हैं, पढ़ रहे हैं बस। क्लियर हुआ ये। तो लिंक टू इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, तो फॉर इंडिया स्टेबिलिटी ईरान रिजीम डायरेक्टली लिंक टू द, हमारी एक पॉलिसी है जो सेंट्रल की तरफ, वो याद रखना, उसे कहते हैं कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, ठीक है। और ये पूरी तरीके से है ना, मतलब विफल हो रखी है ये चीज़ पॉलिसी। चलिए क्वेश्चंस लगाते हैं हम।
द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इज़ अ क्रिटिकल मैरिटाइम चेक पॉइंट थ्रू विच अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ इंडियाज़ क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स ट्रांजिट। ठीक है, 40% हमारा तो वहीं से तो आता है, सही बात है। नेक्स्ट, द चाबहार पोर्ट इन ईरान डेवलप्ड बाय इंडिया इज़ लोकेटेड ऑन द अरेबियन सी के जस्ट ऊपर है, और इंडिया ने कोलैबोरेटिव तरीके से बनाया है किसके साथ, ठीक है, ईरान के साथ, क्या, चाबहार पोर्ट। ठीक है, उसके बाद प्रोवाइड्स इंडियाज़ डायरेक्ट एक्सेस टू द अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, हमने तो मॉस्को की बात की थी, ठीक है, लेकिन वो INSTC का था। ठीक है, ये जो चाबहार पोर्ट है ये एक्चुअली में इसका मेन फोकस है, ये एक टर्मिनल, ये जो इधर से ना टर्मिनल बनाएगा ये वाला, जो कि आपका ये एशिया को जोड़ेगा। ये ऊपर वाला पार्ट नहीं जोड़ेगा, ऊपर वाला पार्ट जो है वो जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट का पार्ट है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, वो बस एक चेक पॉइंट की तरह काम करेगा बीच में। ठीक, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है वो मल्टी मॉडल नेटवर्क है। ठीक है, जो जिसमें चाबहार भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो वो मल्टी मॉडल नेटवर्क जो एम करता है कि मुंबई से मॉस्को कनेक्ट होना, ये भी सही है। एनी इंस्टेबिलिटी इन ईरान, ईरान में इंस्टेबिलिटी होगी तो इंडिया का जो सेंट्रल पॉलिसी जो है वो विफल हो जाएगा ना, कनेक्ट सेंट्रल पॉलिसी, ये भी सही है, सब सही है। उसके बाद द सेफ्टी एंड द इवैक्यूएशंस ऑफ इंडियन नेशनल इन द वेस्टर्न एशिया इज रिस्पॉन्सिबिलिटी द फॉल्स एक्सक्लूसिवली, ठीक है, ये कीवर्ड हो गया। ठीक है, ऑन द होस्ट कंट्री, होस्ट जहाँ पर वो गए हैं, ठीक है, मतलब जहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ पर वो हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है, नहीं, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है ये चीज़। ठीक है, तो ये लास्ट वाला गलत हो गया, तो 1 2 3 और ये से। चलो, होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे, ठीक है, ये पढ़ना क्यों है, क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो कब मनाया जाता है, हर साल 27 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों, किसकी याद में, ये जो 6 मिलियन जूस थे एक्चुअली में, उनको बहुत ही बुरी तरीके से उनका जेनोसाइड किया गया था। ठीक है, नाजियों द्वारा, हिटलर द्वारा। और बुरी बात तो ये है शर्म की कि अभी के लोग, कुछ लोग हिटलर को अपना क्या मानते हैं, हीरो मानते हैं। तो जो मतलब ठीक है, देश देश के बीच में लड़ाई है वो अलग बात है, लेकिन आप इंसानियत को मारने लग जाओ तो फिर आप हीरो कहलाने के तो लायक बिल्कुल नहीं हो यार। ठीक, तो उसके बाद क्या, ये कब हुआ था, 1945 में हुआ था, कंसनट्रेटेड कैंप में डाल के मारा गया था, उसी के याद में हम मनाते हैं 27 जनवरी को। ठीक है, जिसमें सिस्टमेटिक तौर पे, ठीक है, ढूंढ ढूंढ के मारा गया था। ठीक है, इन बेचारों को। ठीक है, ये था किसके द्वारा, नाजी के द्वारा, जर्मनी में। ठीक, ये चीज़ अब क्वेश्चन से एक छोटा सा था, लेकिन देख लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे लगाते हैं हम। क्वेश्चन ये है, द होलोकास्ट कैरिड आउट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अंडर द नाजिम। ठीक है, उसके बाद द टर्म फाइनल सॉल्यूशन वाज अ नाजी पॉलिसी था जिसमें सिस्टमेटिक तौर पे ज्यूस को मारा गया। हाँ, कितने, 6 मिलियन। चलिए नेक्स्ट है, न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स क्या था एक्चुअल में, जब हिटलर ने अपने आप को गोली मार दी थी, सरेंडर नहीं किया था उसने, तो फिर क्या होता है, वहाँ पर घुस गई थी सभी की आर्मी। ठीक है, US की, UK की, रशिया की, सभी USSR था, तो उन सभी ने क्या किया, जो रिस्पॉन्सिबल जो हेड थे उनको लाया और उनको एग्जीक्यूट किया गया था। तो वही चीज़ था ये, यही इसी ट्रायल से रिलेटेड है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपी गई थी। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड इन द रिस्पॉन्स टू द एट्रोसिटीज़ ऑफ द, मतलब होलोकास्ट जो हुआ था उसी के रिस्पॉन्स में द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाया, ठीक है, ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, तो ये चारों ठीक हो गया ना, पहला ठीक था, दूसरा ठीक था, तीसरा, चारों ठीक था। ठीक है, फोर। चलिए, तो बुल्गारिया बन गया, क्या बन गया, 21st यूरोजोन मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले यूरोपियन यूनियन को समझते हैं क्या था। देखो 1945 से पहले यूरोप जो हुआ था ना, यूरोप जो था आपस में लड़ते रहते थे कुत्ते बिल्ली की तरह। ठीक, कब से, एंशियंट टाइम से, रोमन टाइम से, इनके ना एक दूसरे से देख नहीं पाते थे। फिर जब वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हुआ तो इनको पता चला, तब तो जेब हो गई खाली भाई, हम तो गरीब हो गए। तब इसके बीच में जो US ने इस जो लड़ाई में हथियार बेच के जो पैसे कमाए थे, इसने लगाया दिमाग, और ये क्या फैलाना चाहता था, अपना प्रभुत्व। तो इसने बोला कि मैं आप सबको यूरोपियन यूनियन को दे रहा हूँ $12 बिलियन, ठीक है, थ्रू मार्शल प्लान, और इसके बदले आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी आइडियोलॉजी फॉलो करनी पड़ेगी। कौन सी, कैपिटलिज्म वाली आइडियोलॉजी। तो इसके वजह से आप यूरोपियन कंट्रीज़ में आप क्या देखते हो, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी देखने के लिए मिलता है। फिर क्या होता है कि ये जो यूरोपियन नेशन थे, इन्होंने बोला भाई बहुत लड़ाई हो गई, दोस्त बन जाते हैं। तो दोस्त बन गए, और वो जो पैसा जो था मार्शल प्लान का, आपस में बांट के एक दूसरे की मदद कर करके आगे बढ़ने लगे। इसीलिए ये आज ये लोग विकसित हैं। लेकिन कौन से माइंडसेट, इनकी कैपिटलिस्ट माइंडसेट। और इसी को देखा देखी क्या, जो एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट नेशन जो है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का राष्ट्र कहाँ पड़ता है, इंडिया के इधर वाले जो देश हैं, उन्होंने भी यही फार्मूला यूज़ किया।
ठीक है, एक दूसरे से मदद किया, ठीक है, और ये जिसे हम जो है ना आसियान मंच कहते हैं, ये सब चीज़ बनाई, कल्चर हेरिटेज ये सब पे फोकस किया और एक दूसरे से मिलकर डेवलप हुए। अब इसीलिए आप देखते हो सिंगापुर कितना अमीर है, ठीक है। एक मतलब उसकी वो इससे रिलेटेड ना किसी ने यार नीतीश राजपूत जो है उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, देखना एकदम कमाल का डॉक्यूमेंट्री थी, ठीक। अच्छा, ये क्लियर हो गया कि यूरोपियन यूनियन बन गया। अब क्या होता है कि काफ़ी साल बाद ये जो कॉरपोरेशन चलते हैं, अलग अलग इनके ग्रुप चलते हैं, तो बाद के जितने भी सभी यूरोपियन के देश नहीं जुड़े थे, बाद में सभी काफ़ी यूरोपियन देश जुड़े और 1993 के टाइम पे मैस्ट्रिच नेदरलैंड में ये एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और यूरोपियन यूनियन की स्टैब्लिशमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बनाते हैं कहते हैं कि हम अब ना एक ही करेंसी रखेंगे, अलग अलग करेंसी नहीं रखेंगे, तो जिसका नाम रखा जाता है यूरो। क्लियर हो गया। तो यूरो का वही 21st मेंबर बनता है बुल्गारिया, ठीक। चलो, अब क्या देखना है आपको, ये क्या है, अडेप्टेशन जो है माइलस्टोन अचीवमेंट है, किस लिए बुल्गारिया को जो यूरोपियन यूनियन को स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है। तो अच्छा याद कर लेना कि यूरोपियन यूनियन का ना ब्रेक्सिट भी हो रखा है। ब्रेक्सिट मतलब क्या होता है, ब्रेकअप, हाँ, ठीक है। जो ये था, क्या नाम है इसका, यूके लंदन वाले, वो निकल गए थे, कहा कि तुम लोग ना यार बहुत एलजीटीबी की बात करते हो, मैं नहीं रह रहा तुम्हारे साथ, ठीक। तो यही था, यही चीज़ आपको देखना है, इसमें और कुछ नहीं है। चलिए, with the reference to the eurozone, consider the following statement: the eurozone comprises all the members of the European Union, ठीक है, और सारे यूरोपियन यूनियन उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, यूरो को, ठीक। द यूरोपियन सेंट्रल बैंक ECB इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द यूरोजोन, ठीक है। जो आपस में इन्होंने एक बैंक भी बना रखा है, ठीक है। जैसे कि आप मेरे को ये बताओ कमेंट में कि इंडिया का, ठीक है, जो इंडिया है ये क्या कहते हैं, ब्रिक्स जो है उसका बैंक का नाम क्या है, ठीक है। चलो, adaptation of the euro requires countries to meet the Maastricht की criteria. adaptation of the euros require, ठीक है, कि जो यूरोपियन यूनियन की 1993 वाला जो मैस्ट्रिच कॉन्फ्रेंस हुआ था उसकी क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। बुल्गारिया बिकम्स द 21st मेंबर ऑफ यूरोपियन कंट्रीज दैट फॉलो द ऑफिशियल करेंसी, ये भी ठीक है। क्या बात है, सारा सही हो रहा है। चलो 4, चलिए नेक्स्ट आपका नाटो समिट कहाँ होता है, ये हॉज नेदरलैंड में होता है। कितने मेंबर्स हैं नाटो में, 32 मेंबर्स हैं। आपको क्या याद है, मैंने इसको डिटेल में बता ही दिया वैसे, तो इसमें बस आप ये देख लो कि 4 अप्रैल 1949 को इस्टेब्लिश हुआ था वॉशिंगटन ट्रेटी के थ्रू। ये होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। काउंटर करने के लिए यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। ये कैपिटलिस्ट मानसिकता वाले हैं और ये क्या था, आपके सोशलिस्ट मानसिकता वाले, ठीक है। इसका आर्टिकल 5 कहता है, क्या कहता है, गिरोह में पीटेंगे, ठीक है। क्या है कि अगर एक देश पर हमला होगा, ठीक है, तो वो सभी देश पे हमला माना जाएगा और बहुत बुरी तरीके से, है ना, लड़ाई हो जाएगी, बता रहे हैं। तो यही चीज़ है उनका वो, और ये 9/11 जब हुआ था तो यही चीज़ इन्होंने यूज़ भी किया था, ठीक है। और क्या देखना है कि ये डेनमार्क वाला जो मैंने बता दिया है, ठीक है, कि किस तरीके से आपस में बहस की। डेनमार्क भी नाटो का मेंबर है, यूएस भी नाटो का मेंबर है और आपस में बहस कर रहे हैं क्योंकि ग्रीनलैंड को लेकर, ठीक है। वही चीज़ें ग्रीन, ये दोनों आर्टिकल तो मैंने बता दिया आपको, ठीक। अब ये देख लेना ज़रा कि स्पेंडिंग टारगेट बनाया इन्होंने 5% का। क्या है कि इन्होंने बोला कि 5% स्पेंडिंग और बढ़ा दो, ठीक है, अपने बजट से। क्या कि इस समिट में जो सबसे हाईलाइट यही था कि क्वांटम लीप की बात की गई। इंक्लूड्स द 3.5% कोर डिफेंस को बढ़ाओ, समझो इस चीज़ को, और 1.5% AI साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करो। यानी आपको फोकस ये देना है कि डिफेंस को, मतलब एक बजट का 1% बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3.5% बढ़ा देना, वो भी डिफेंस में। तो इनका प्लानिंग क्या चल रहा है, तो है ना, वो आप समझ ही सकते हो कि ये क्या चाहते हैं, ठीक है। इंडिया नाटो डायलॉग, ठीक है। इंडिया जनरली से दूर रहता है, लेकिन 2019 में क्या आपस में इन्होंने बात किया मैरीटाइम सिक्योरिटी, जो इंडियन ओशन है उस एरिया में मैरीटाइम सिक्योरिटी रहे, ठीक है। जो पायरेट्स आते हैं या जो टेररिस्ट अटैक करने की कोशिश करते हैं उनसे, ठीक है, कैसे बचाया जा सके, तो वही चीज़ इंडो पैसिफिक एरिया में, ठीक है। चलो क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक। अब आपको लगेगा कि ये तो मेरे को आता है, क्यों आता है, क्योंकि आपने आर्टिकल देखा है। अगर डायरेक्ट आओ लगाओ, ठीक है, आप करके, है ना। अगर ये बोलोगे कि ये हार्ड नहीं है तो आप आके अगर डायरेक्ट लगाते तो क्या ये आपको ईजी लगता, समझ रहे हो, ठीक है। नाटो वॉज स्टेब्लिश कब, 1949 में हुआ था। ऑब्जेक्टिव कलेक्टिव द सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, सही बात है, सही बात है पहला, ठीक है। आर्टिकल 5 ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी प्रोवाइड द आर्म्ड अटैक ऑफ द एनी मेंबर्स शैल बी कंसीडर द अटैक ऑन द ऑल मेंबर्स ऑफ द अलायंस, सही बात है, गिरोह में पीटेंगे,
ठीक है। आर्टिकल 5 हैज़ इवोक्ड ओनली वन इन द हिस्ट्री ऑफ द नाटो द टेररिस्ट अटैक इन द 9, हाँ ये भी बात सही है, 9/11 जब हुआ था उस टाइम पे। उसके बाद स्पेंडिंग टारगेट जो है जो हुई समिट में हुआ 3.5% बजट का, डिफेंस 1.5% जो है वो रखा गया है आपका AI से रिलेटेड, और 3.5 रखा गया जीडीपी का किससे, वो डिफेंस से रिलेटेड, ये भी बात सही है। ठीक है। नाटो जो फॉर्मल डायलॉग जो इंडिया के साथ 2019 में मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये बात सही है। ठीक है। लगता है आज तो सारे ही सही निकले, बस 1-2 क्वेश्चन है ना वो निकले थे। ठीक है। तो मज़ा आया ना, ऐसा होता है आपका इंटरनेशनल रिलेशन, मेरा तो फेवरेट है। ठीक है। तो थोड़ी देर बाद हम करने वाले हैं SSC का करंट अफेयर्स, तो आ जाना जल्दी से। ठीक, चलो चलो चलो। अच्छा हाँ, याद रख लेना कि क्या होने वाला है। ठीक है, 10 तक हो गया ना, तो परसों हम करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, जितने भी करंट अफेयर्स के हैं उसको हम ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है। और क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन के लिए उसके 2 दिन बाद हम उन सभी के क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है। ये थ्योरी का मैराथन होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।